देखिए सर, इस लेक्चर में हम वर्क पावर एनर्जी जो मैंने पूरा टॉपिक आपको करा दिया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये पूरा टॉपिक मैं करा चुका हूँ। उससे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स आप अगर अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। फटाफट मैं रिकैप करा देता हूँ। जैसे डॉट प्रोडक्ट है, दो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए डॉट बी के बीच में ये किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है, वर्क की बात करें तो वर्क क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स की डायरेक्शन में। या आप इसको कैसे कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट वो क्या आता है, एफ कॉस थीटा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड करी, एस। तो इसको जब सॉल्व करोगे एफ डॉट ऐसी तो आएगा, एक ही बात होगी। ठीक है, ऐसे कहो या ऐसे कहो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में कराऊंगा। और कंपोनेंट ऑफ, दो कंपोनेंट होते हैं ना किसी भी आप फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स की ये दो, ये फोर्स है तो फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, अगर एफ ही है तो एफ कॉस थीटा होता है ना, एफ कॉस थीटा ये वाला होता है। तो एफ कॉस थीटा गुणा डिस्प्लेसमेंट, जब आप सॉल्व करोगे आ जाएगा। मैंने यूनिट बताई थी आपको सर, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर दो आएंगी आपकी, सीजी एब्सोल्यूट यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क बता रखी ना। एब्सोल्यूट यूनिट वर्क की सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, अर्ग होगी। कैसे नोट करेंगे, एक अर्ग की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, एक डाइन गुणा एक सेंटीमीटर। ठीक है, वर्क कहलाएगा एक अर्ग कब, जब एक यूनिट का जो फोर्स है बॉडी को डिस्प्लेस कर दे 1 सेंटीमीटर तक। पढ़ चुके हैं ना हम, मैंने हिंदी में भी कराया था, आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और एसआई एब्सोल्यूट यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ एसआई यूनिट में, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जूल की डेफिनेशन डिफाइन कर लो, किसी भी वर्क आपका 1 जूल कहलाएगा यदि 1 न्यूटन का फोर्स आप बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है आपकी बॉडी को 1 मीटर तक, तो वो क्या कहलाएगा, 1 जूल का वर्क कहलाएगा। पहली यूनिट ये आ गई। दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, दो टाइप की यूनिट होती है ना, एक एब्सोल्यूट यूनिट मैंने बताया था आपको यार, एक एब्सोल्यूट यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। सर अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की बात करें, करा चुका हूँ मैं इसको, सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर। अब डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो 1 ग्राम सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 ग्राम वेट गुणा 1 सेंटीमीटर, और वो किसके बराबर होता है, 981 अर्ग। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं डायरेक्ट। एसआई, इन एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर। तो 1 किलोग्राम मीटर की डेफिनेशन डिफाइन होगी 1 किलोग्राम वेट गुणा 1 मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 9.81 जूल। सारी चीज़ें मैं आपको फिर कह रहा हूँ, करा चुका हूँ। एनर्जी की बात करें तो द एनर्जी ऑफ बॉडी कैपेसिटी डूइंग वर्क, वर्क कार्य करने की क्षमता ही तो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², इसको हम ढंग से पढ़ चुके हैं। द एनर्जी ऑफ बॉडी कैपेसिटी डूइंग वर्क, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद आगे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अगर हम बात करें, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, शेप के द्वारा, जो उसकी जो एनर्जी पजेज होगी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बात करते हैं सर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, UG से नोट कर दो आप उसको। तो mgh, h हाइट पे m मास का ऑब्जेक्ट है तो UGH, यही वर्क डन भी हो जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो 1/2 kx², डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वर्क एनर्जी थ्योरम को तो मैं आपको बढ़िया तरीके से करा चुका हूँ, पूरा का पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। इन जनरल वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी द्वारा जो किया गया कार्य है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने में वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, तो वही आपका क्या कहलाता है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। तो आप नोट्स बनाना चाहें तो इसके बना सकते हैं। आगे देखिए, कुछ और डेफिनेशंस मैंने ले रखी हैं, मतलब कुछ शॉर्ट नोट्स और हैं। जैसे आप बात करते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कहता है, एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है न ही डिस्ट्रॉयड की जा सकती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपका कन्वर्ट, मैंने बताया भी था कौन कौन से एपरेटस जो आपके यंत्र हैं कौन सी एनर्जी को किस में बदलता है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अब सर देखो, कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो पाथ पे डिपेंड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अगेंस्ट बाय फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट किया गया जो वर्क डन का जो अमाउंट होगा केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बॉडी के डिपेंड करे, नॉट पाथ फॉलोड बाय बॉडी। पाथ फॉलोड बाय बॉडी का मतलब क्या हुआ,
यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे इस तरीके से जाओ आप, चाहे यहाँ से घूम के जाओ, उस पर डिपेंड न करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे फोर्स को सर कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, पाथ फॉलोड जो है बॉडी का उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कह रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय बॉडीज। सर अगर बॉडी के पाथ पे भी डिपेंड करता हो तो उसको आप क्या कह देते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा ना, कौन सा पाथ कैसा है, किस में फ्रिक्शन ज़्यादा है, किस में कम है, इसीलिए आपका वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। पावर बता चुका हूँ आपको, W/T आएगा, इसी को आप F/V भी कहते हैं, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे W की वैल्यू रखो, हमने सॉल्व किया था, FV cos थीटा बोल देंगे इसको। सर यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ पावर कितनी हो जाएगी? वाट होगी, और 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड। वाट की डेफिनेशन, पावर सेट टू बी 1 वाट कहलाएगी कब? जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है। और प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर होती है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं, इसके भी आप नोट्स बना सकते हैं। अगली चीज़ आता हूँ मैं आपको, और चीज़ें कुछ और बताता हूँ, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ सर। कॉलिजन बताया था मैंने आपको, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी ड्यू टू विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कोलाइडिंग बॉडी ऑफ पार्टिकल चेंज। मतलब जब कोलाइड करेंगे कोलाइडिंग बॉडी, तो क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन दो बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कोलाइडिंग बॉडी, तो ये क्या कह रहा है? ड्यू टू विच द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी ऑफ पार्टिकल चेंज, जिसके कारण जो कोलाइड करने वाली बॉडी के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वही आपका क्या कहलाएगा? वो इंटरेक्शन कोलिजन कहलाएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है? दो बॉडी के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा इफ बोथ देयर लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम रिमेन कंजर्व। पढ़ा रखा है मैंने सर आपको बढ़िया तरीके से, कंजर्व्ड रह जाए कोलाइडिंग बॉडी के बीच में। इन इलास्टिक में क्या होगा? देखिए, इन इलास्टिक इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, परफेक्टली हो चाहे ये हो, लीनियर मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहेगा तीनों सिस्टम में, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, किस में चेंज हो रही किस में नहीं हो रही उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक भी पढ़ाया था, ऐसा कोलिजन दो बॉडी के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाएगा यदि दो बॉडी कोलिजन के बाद स्ट्राइक करने के बाद मूव एज वन बॉडी। अब ये बताया था आपको, चिपक जाएंगी, एक ही बॉडी की तरह बिहेव करेंगी, आगे को फिर वेलोसिटी से मूव करने लगेंगी। इन दिस कोलिजन होगा क्या? लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, देखो कोलाइडिंग बॉडी रिमेन कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम तीनों केस में कंजर्व है, देख लो ऊपर से लेके नीचे तक, इन तीनों में तीन ही टाइप के होते हैं ना, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, देखो यहाँ भी नॉट कंजर्व्ड, यहाँ भी नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक ये हो गया। अगला आपको मास एनर्जी लॉ तो पता ही, E बराबर mc²। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़, ये जो नहीं पढ़ाई थी मैंने, वेरिएशन विथ मास, देखो, ठीक है, m0 रेस्ट मास ऑफ बॉडी कहलाता है और m मास ऑफ बॉडी कहलाता है, m0/√। ये भी डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा आपको, तो ये भी ध्यान रखना आप। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, एक्चुअली ये रिलेटिविटी का पार्ट आता है, ठीक है, तो ये इसमें डाल दिया मैंने, आप ये नहीं कराया था मैंने, देखना चाहो तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप देखो, ये सारे शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे सर, अपनी कॉपी में बना लीजिए इनको, मैं बनाने को सब बता चुका हूँ उसको। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज, यस स्केलर आएगा ना, दो का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट 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 करके वो स्केलर बन जाएगा अपने। ये नहीं आ रहा, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो AX BX कंपोनेंट हैं इसके, A के कंपोनेंट AXI AYJ AZ के, BX के BXI प्लस BY, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो मैं पढ़ा चुका हूँ F के फॉर्म में आपको इसको, ठीक है, ये मिलेगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कहलाते हैं। अब आगे देखिए इसके क्वेश्चन हम करेंगे, परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या ये चीज़ डायरेक्ट जीरो रख दो, आप इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है ये, इसको जीरो के बराबर रख दो। A.A करोगे A² आएगा, A.B B.A के बराबर होता है, ये कम्यूट करते हैं, I.I 1 के बराबर, J.J K.K 1। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी करा चुका हूँ। नो वर्क इज डन बाय फोर्स व्हेन फोर्स
एक्ट राइट एंगल टू डिस्प्ले, बता रखा है सर, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जीरो वर्क कब होगा, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बताया था कब जीरो वर्क होगा और कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नो वर्क इज डन। अब दूसरी चीज़ कह रहा है नो वर्क इज डन बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ में मूव करती, क्यों नहीं होता है वो भी लॉजिक बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, स्पीड वहाँ पे आपकी कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स। हाँ, ये चीज़ अब क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। वर्क डन में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो पढ़ा चुका हूँ सर। काइनेटिक एनर्जी बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये नहीं बताया था मैंने आपको, ये वर्ड साइट कहीं पे आया नहीं था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ऑफ बॉडी, मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी, किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है बॉडी के। ठीक है, तो ये भी आप अपने नोट्स में बना सकते हैं सर। आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और बची हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए ये है, ये भी सारी चीज़ें आपको लग नहीं रही हैं, आपने अगर एक बार भी वो लेक्चर देखे हैं तो पढ़ा जैसा लगेगा। काइनेटिक एनर्जी बॉडी डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी और इसमें मोमेंटम में रिलेशनशिप p²/2m, इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन भी कराए थे मैंने आपको। अगर u पोटेंशियल एनर्जी है तो जो फोर्स होता है ना, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, डेफिनेशन कहती है। तो निगेटिव ग्रेडियंट मतलब ये निगेटिव ग्रेडियंट मतलब डेल अपॉन डेल एक्स। तो एफ एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको। एफ जेड ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज ए स्टोर्ड एनर्जी, यस कोई दिक्कत नहीं, ये भी पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कंजर्व्ड, यस सर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड क्लोज पाथ जीरो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लोज्ड पाथ के क्रॉसपॉन्ड अगर कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो आएगा। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड क्लोज पाथ नॉट जीरो, ये दोनों चीज़ें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगर है क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है उसका वर्क डन जीरो नहीं होगा। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, यस पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पढ़ा चुका हूँ। एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम वाइल पावर ऑफ एन एजेंट डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा कहता है। एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, यस अभी तो पढ़ाया मैंने, सारे टाइप ऑफ कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी ही चेंज होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ओनली इन परफेक्टली इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी केवल परफेक्टली इलास्टिक में कंजर्व रहती है और दोनों में क्या होती है, कंजर्व नहीं रहती है। द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू कोलाइडिंग बॉडी इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मैंने पढ़ा रखा है, ई की वैल्यू आपको निकाल के बता रखी है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है तो ई का मान क्या होता है 1 के बराबर, और ये इन इलास्टिक में 0। सारी चीज़ें मैं आपको सर ये करा चुका हूँ, कुछ नया नहीं है। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को एक एक करके आप नोट कर लो। ठीक है, अब बताता हूँ क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड, एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा था तो ये चीज़ भी आपको बता दी, आप अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए सर, अब ये अभी मैंने पढ़ाया था, प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर अगर ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ ए वेक्टर कैसे लिखा था मैंने। ए वेक्टर के कंपोनेंट को ए एक्स ऑफ आई कैप प्लस ए वाई ऑफ जे कैप प्लस ए जेड ऑफ के कैप लिखते हैं ना आप, और बी वेक्टर के कंपोनेंट को जब आप लिखेंगे तो बी एक्स ऑफ आई कैप प्लस बी वाई ऑफ जे कैप प्लस बी जेड ऑफ के कैप, ये लिखते हैं ना सर आप। तो सर जब आप ए डॉट बी निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप जब निकालते हैं तो आप पाते हैं क्या होता है, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस, ये तो अब स्केलर मिल गया ना, और ए वाई इंटू बी वाई, और प्लस अभी तो बताया था मैंने आपको ए जेड इंटू बी जेड निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ए डॉट बी 0, मतलब ये 0 आना चाहिए। देखो इसका ए कितना है 1, ए एक्स कंपोनेंट ए एक्स 1 इंटू 2 प्लस ये 2 है, यहाँ कितना है -1, 2 इंटू -1 प्लस ये 3k है, यहाँ पे 3k का मतलब 0k होगा। तो क्या करूँगा 3 इंटू 0, तो आप सॉल्व करो, ये कितना आया 2, ये कितना आया -2, ये 0 बराबर 0।
तो इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर हुए, हाँ या ना। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, एन की वैल्यू निकालो अगर ये क्या कह रहा है, ये परपेंडिकुलर है। सर अभी हमने पढ़ रखा है एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बराबर 0 रख दोगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखो ए कितना है 2, बी कितना है 3, ए एक्स मतलब 2 इंटू 3 प्लस ए वाई कितना है -3, ये 4 -3 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एन बराबर क्या कर दो 0। तो कितना आया 6 -12 प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो एन का मान कितना आ जाएगा 6। अगर आप एन का मान 6 रखोगे अपने आप ही ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे सर, आप निकाल के देख लो। तो परपेंडिकुलर आने के लिए एन का मान कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिए, ऐसे ही ले लिए। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं फिर। एंगल तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। कॉस थीटा बराबर कितना आएगा सर, फाइंड द एंगल बिटवीन कह रहा है ना, कॉस थीटा बराबर बताओ ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही तो आएगा। तो ए डॉट बी सीधे करो, 2 माइनस 2 माइनस का प्लस का 20 अपॉन क्या करते हैं आई डॉट आई 1 होता है ना, ऐसे ही तो करते हैं इसको कंपोनेंट को। और मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, यहाँ कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 16 है ना, 16। तो ये 25 29 30 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई 30 और √30 और 16 4 20 1 21 और ऊपर कितना आ रहा है 20। तो 20 अपॉन √30 इंटू √21, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो अगर आप निकालोगे तो कॉस इनवर्स में आ जाएगी। ये जो अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो ये सिंप्लीफाई क्या करेंगे, इसको इतना ही आएगा कॉस थीटा बराबर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ये क्वांटिटी आप यहाँ रख दोगे। ठीक है, मैंने इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं बना रखा, अभी समझाना चाह रहा था मैं आपको। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करोगे कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट लिख दूँ मैं, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस का 1 आएगा, क्यों इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, 1 माइनस का फिर प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 इंटू यहाँ भी कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना आएगा 4 तो 6 6 आ गया नीचे, और ऊपर कितना आया 4 में 1 गया 3 3/6 आ गया, फिर 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कॉस थीटा बराबर कितना आ रहा है, कॉस थीटा बराबर 1/2 आ रहा है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 60 पे तो होती है। ठीक है ना सर, तो ये आ गया। अब देखो सर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, एंड दिस वेक्टर वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो इस वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो ठीक हो गया, मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई प्लस जे का आप मॉड निकाल दो, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 2, मैग्नीट्यूड कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड 2 आ गया। अगर मैं आई प्लस जे का, पहली बात को ध्यान से देखना, आई प्लस जे का क्या निकालना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के क्रॉसपॉन्ड यूनिट वेक्टर आई होता है, तो इसकी जब डायरेक्शन निकालना चाहूँगा तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करूँगा आई प्लस जे डॉट आई कैप, यही तो डायरेक्शन मिलेगी। तो आई प्लस जे डॉट आई कैप का मतलब क्या हुआ, आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है सर, इंटू कॉस थीटा, यही मिलेगा, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको, इसका मान इतना आता है ना, इसको सॉल्व करोगे आई डॉट आई 1 होता है, बराबर राइट हैंड साइड में आई डॉट जे का मैग्नीट्यूड √2 आया है, आई का मॉड निकालोगे 1 आएगा, तो कॉस थीटा आ गया है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी
पाई/4 आएगी ना। कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/4। किसकी डायरेक्शन में, मैंने बताया एक्स की डायरेक्शन में। तो इसी प्रकार आप वाई के ये क्या कह रहा है, एक्स ये कह रहा था ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर का एक्स की डायरेक्शन में और इस वेक्टर का वाई की डायरेक्शन में। तो दूसरे वाले का पहले तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड निकालो। आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 + 1। मैग्नीट्यूड तो इसका भी उतना ही हुआ, √2 ही आया। अब मुझे क्या करना है, जे की डायरेक्शन में निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालनी है विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट कौन होता है, जे कैप। तो क्या लिखूंगा, आई माइनस जे और डॉट जे कैप लिखूंगा। ये डायरेक्शन देगा ना मुझे, क्या होगा, आई माइनस जे का जो मॉड है इंटू जे का जो मॉड है इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये वैल्यू जे डॉट जे 1 होगा और माइनस है, -1 बराबर ये कितना आ रहा था, √2 और ये इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या बना देगा, एंगल। यहाँ से जब एंगल निकालोगे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, -π/4 ना। तो वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर बनेगा ना, ये तो आएगा 1/2 माइनस का ही तो आएगा यार, तो नीचे की ओर बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/4 आ जाएगा, ये मिलेगा ना। ठीक है, हाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये ज़रा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, अच्छा क्या है, ये भी करा ही रखा है मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बॉडी एक्ट ऑन ए बॉडी सच दैट, इस तरीके से लगता है कि बॉडी मूव थ्रू डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मूव कर जाती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। सर वर्क डन तो आप जानते हैं, पहली बात तो एफ आपको दिया कितना है, 5 न्यूटन का दिया। अगर ये न्यूटन दे रखा है तो एस को आपको किस में होना चाहिए, मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर बराबर हुआ 1/2 मीटर, और तो जब आप वर्क डन डब्ल्यू निकालोगे तो कितना होगा, एफ एस। जब कॉस थीटा नहीं दिया रहता है तो मैंने आपको बता रखा 0 ले लोगे, कॉस 0 1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 1/2, तो 5/2 क्या होता है वर्क का यूनिट, जूल, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना तो अपने आप क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। सर समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, जी सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिएगा। ये कहता है कोई पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल मूव फ्रॉम R1 टू R2। पार्टिकल आपका ये पोजीशन पे मूव करता है, पोजीशन R1 इतना तो पोजीशन R2 इतना। तो सर ये क्वेश्चन भी करा रखा है शायद मैंने आपको। पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन R1 दिस टू पोजीशन R2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इतना। R1 ये दे रखा है आपको और R2 ये दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है सर। तो आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, वर्क डन। तो सर वर्क डन तो आप जानते हैं ना, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट मतलब S निकालो, S कितना होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि पोजीशन यहाँ से यहाँ खिसक गया ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब मैं निकालूंगा तो कैसा आएगा सर, 14i कैप प्लस 13 का j कैप माइनस 9 का k कैप, और माइनस का R1 कितना है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 6k कैप। ठीक है सर, जब आप इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा, 14 3 11i कैप पॉजिटिव होगा प्लस 11j कैप, क्योंकि 13 है ना, ये भी पॉजिटिव होगा, माइनस का ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का ये है, ये प्लस का हो जाएगा तो 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये तो S आ गया वेक्टर। तो F कितना दिया है, F दिया है आपको 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो आपको वर्क डन कह रहा है, तो F डॉट S निकाल दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। F डॉट S निकालो, S डॉट F निकालो, एक ही बात होता है ना, ये कम्यूट करता है। तो ये 44 हो जाएगा क्योंकि I डॉट I 1 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा शायद। तो ये आपका कितना आएगा वैल्यू, 4 5 9 46 जूल आएगा शायद ना, 46 जूल इसका वर्क डन मिल जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ज़रा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको समझाया था ना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ जो
आप जब उसकी बात करते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट के फॉर्म में, अभी फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने आपको, ये कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं ना, यू दिया है इसने, ए फोर्स एक्टिंग इन ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इफ फोर्स प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी इतना, फोर्स इतना प्रोड्यूस कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको u इज़ ए फंक्शन ऑफ ए एक्स टू दी पावर 4 गिवन है, ठीक है। एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज x बराबर इतने डिस्टेंस पे है, बॉडी कितने डिस्टेंस पे है, और ये भी दे रखा है वेर ए की वैल्यू दे रखी है, ए मतलब कितना, ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू आपको गिवन है 1.2 जूल मीटर पावर -4, ठीक है सर। और x कितना दिया है, x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.8 मीटर। तो ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये हमसे निकलवा रहा है क्या, देन व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग, तो मैंने बता तो रखा फोर्स क्या होता है, एफ एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ, ये तो दे रखा आपको ए एक्स टू दी पावर 4 शायद, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, माइनस का 4a एक्स टू दी पावर 3 सर। अब माइनस का 4a का मतलब कितना हुआ, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 इंटू माइनस का कितना 0.8 का क्यू, सॉल्व कर लो आप इसको 0.0.8 करके, जो आएगी वैल्यू लगभग आएगी वो 2.45 या 46 न्यूटन के लगभग आएगी, ठीक है। निकाल लो, चेक कर लो इसको, तो आपके पास ये वैल्यू भी मिल जाएगी सर, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपली आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप देखो आगे देखते हैं हम, आगे कुछ क्वेश्चन है इसमें तो देखिएगा, और एक क्वेश्चन है इसको भी करते हैं, देखें क्या कह रहा है, ए 60 kg मैन रन अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर 3 मीटर हाई इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एवरेज पावर। सर पावर वर्क डन आप सबसे पहले निकाल लो, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब mg है, ये तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, m कितना दे रखा है 60 इंटू जी कितना दे रखा है 9.8, दे क्या रखा है, हम 9.8 ही लेंगे ना 3, तो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके 360 लगभग 1764 न्यूटन, 1764 न्यूटन की यार वर्क डन है ना, वर्क जूल में आएगा, ठीक है। पावर निकालनी है एवरेज पावर, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना आया है 1764 ही आएगा, शायद मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, 1764 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, कितने 2 सेकंड में कह रहा है, 2 सेकंड, सॉल्व कर लो तो जो भी आएगा ये वॉट में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम करेंगे, ये टॉपिक मैं आपको अच्छी तरीके से पूरा करा चुका हूँ। तो उसके बाद अगला टॉपिक मेरा ग्रेविटेशन चल रहा है, उस ग्रेविटेशन से रिलेटेड, उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें, लिफ्ट में ऊपर जाने पे नीचे आने पे वेट भार का क्या डिफरेंस आता है, वो टॉपिक पढ़ाना है मैंने आपको, और सैटेलाइट के बारे में पढ़ाना है आपको, ठीक है। सैटेलाइट, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पक्का आता है, केपलर लॉ भी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आगे उसमें सॉल्व करेंगे सर, ठीक है।